नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारा खास शो सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। आज कारगिल दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। पीएम मोदी आज कारगिल में देंगे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक आएंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज बड़ी ही धूमधाम के साथ कारगिल दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। धूमधाम के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। यहां पर शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए पीएम मोदी आज करगिल दिवस, जिसे हम विजय करगिल दिवस कह रहे हैं, और उस पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ है कि सुबह 9:20 पर प्रधानमंत्री करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं और साथ ही उन शहीदों के परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि पीएम वर्चुअल रूप से शंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। इस परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और इससे लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी। देखिए, इसको लेकर पहले से ही प्राथमिकता रही है कि लेह में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। खासकर अगर हम बात कर ले पहाड़ी इलाकों की और खासकर अगर हम बात कर ले लेह लद्दाख की, तो वहां पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बर्फबारी हमेशा रहती थी, जिस वजह से सेना को भी इधर से यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके लिए कनेक्टिविटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिस पर अब काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देख लें तो आज करगिल विजय दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं, बल्कि शहीदों के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस टनल का जिक्र किया जा रहा है वो टनल दुनिया की सबसे बड़ी टनल होगी। इससे कहीं ना कहीं सैनिकों को फ़ायदा होगा, हमारे जाबाज जवानों को फ़ायदा होगा, जो उनके पास राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, भोजन पहुंचाया जाता है, अब उस टनल के ज़रिए जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से इस टनल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी, काम हो रहा था इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, और आज का दिन चुना गया है क्योंकि आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। करगिल दिवस के इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, तो साथ ही साथ सैनिकों के हित में इस टनल का उद्घाटन भी आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी ही देर बाद द्रास पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पीएमओ के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसी के अलावा आपको ये भी बता दे रहे हैं कि लेह लद्दाख में बीते कई दिनों से ही करगिल दिवस की तमाम तैयारियां चल रही थी, क्योंकि इस बार 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए ये दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ इस बार मनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये दिन याद दिलाता है हमें सेना के शौर्य के बारे में, सेना के पराक्रम को सलाम करने का है ये दिन। करगिल विजय दिवस जिसकी 25वीं वर्षगांठ है, यानी रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल जाएंगे, जहां पर वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक करगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। देखिए, जो ये जंग है ये सबसे कठिन जंग रही थी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये जंग हुई थी। जिस पहाड़ी पर टाइगर हिल्स पर ये जंग हुई थी, आपको बता दें 16,700 फीट की वो चोटियां है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। 84 दिन तक ये युद्ध चला था और 84 दिन के इस युद्ध में तमाम हमारे सैनिक हैं जो कि शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमने पाकिस्तान के सैनिकों को हराकर भगा दिया था और उसके बाद जीत भारत ने हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बजट की। तो लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान संग्राम देखने को मिला। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आपस में भिड़ गए। दैनिक जागरण ने इस खबर को
प्रमुखता से छापा है। लोकसभा सत्र में जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पूर्व सीएम भी हैं, और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे लोकसभा में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। चेयर पर बैठी संध्या राय ने दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की। जैसे जैसे रवनीत सिंह बिट्टू झल्लाकर वेल में जाने लगे, तभी चन्नी से पहले कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वडिंग भी वेल की ओर बढ़ गए। बहस इतनी तेज हो गई कि 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। तो बिल्कुल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कल हंगामा देखने को मिला। इससे पहले भी कल कोई नई बात नहीं थी, ये पहले से ही आसार है कि कल हंगामा हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब बजट पर चर्चा हुई तो उस वक्त भी हंगामा हुआ था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। पूरा विपक्ष बजट को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये भेदभावपूर्ण बजट रहा है, लेकिन कल का दिन कई मायनों में देखा जाए तो ऐसा था कि ऐसा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। बहस इस कदर बढ़ गई थी कि विधायक, मंत्री, सांसद आपस में हाथापाई तक आने की नौबत आ चुकी थी, जिसे देखते हुए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। आपको बता दें कि सरकार और विपक्ष के बीच चुनावी नतीजों से बदले समीकरण का सियासी तपिश संसद में अब आक्रामक रूप लगातार ले रहा है। यही वजह है कि कल इस तरह की नौबत आई थी। सदन स्थगित कर टाली गई है आमने सामने की भिड़ंत। दोनों के आरोपों को रिकॉर्ड से भी बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा राजनाथ ने हस्तक्षेप भी किया था। दोनों पक्षों को स्पीकर ने नसीहत दी है कि मंत्री विशेष रूप से मर्यादा बनाए रखे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सदन की मर्यादा बनाए रखना, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। इसलिए गरिमा बनाए रखना अक्सर जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे अहम चीज़ है कि इस दौरान हमने जो बहस देखी, या फिर ये कहा जा सकता है कि बजट के पेश होने के बाद से ही चर्चा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू के बीच की बातचीत कर लें तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ रही कि कल चरणजीत सिंह चन्नी ने किसी और को नहीं बल्कि अमृतपाल को सपोर्ट किया और कहा कि अमृतपाल, जो कि चुने हुए सांसद हैं, उन्हें जेल में डाला हुआ है और आपातकाल की बात बीजेपी करती है, जबकि आपातकाल उन्होंने खुद लगाया हुआ है। एक चुने हुए सांसद को जेल में डालकर उसकी आवाज को दबाना उसके पूरे क्षेत्र के आवाज को दबाने के बराबर है। और ऐसे में फिर कल ये मान लिया गया कि वो व्यक्ति जिस पर एनएसए लगा हुआ है, वो व्यक्ति जिसकी वजह से कई बार हेट स्पीच के जिस पर आरोप लगते हैं, उस व्यक्ति को लेकर कांग्रेस क्या उसके समर्थन में उतर आई है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का जो बयान था वो काफी हद तक सपोर्ट में नजर आ रहा था। लेकिन इस सब के बाद जब हमने देखा कि तीखी बहस हुई, नोकझोंक कितनी बढ़ गई कि एक दूसरे को देख लेने की बातें भी करने लगे दोनों आपस में। तीखी नोकझोंक के बीच हमने देखा कि आखिर में जो राहुल गांधी है वो चरणजीत सिंह चन्नी को समझाते हैं, इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवनीत बिट्टू को समझाते नजर आते हैं, क्योंकि स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा बेकार होती नजर आ रही थी। और हैरानी की बात यह है कि देश की संसद है जहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं देश के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हम इस तरह की स्थिति देखते हैं। इसी के साथ साथ देखिए जिक्र आता है सोनिया गांधी पर भी कटाक्ष किया जाता है रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से। बिल्कुल, और देखिए आपको बता दें कि जब ये तीखी नोकझोंक हो रही थी उस वक्त आपातकाल का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि आपातकाल का पूरा सत्ता पक्ष बार बार जिक्र कर रहा है, सत्ता पक्ष आपातकाल की बात करता है, लेकिन विपक्षी सांसद किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भी आपातकाल ही तो है। ये विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि किसानों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बीते सालों से किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर बैठे हैं, मांग नहीं मानी जा रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, वो भी एक आपातकाल ही है, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया। इसी दौरान उन्होंने जेल में बंद खडूर साहिब का भी जिक्र किया और कहा कि सांसद अमृतपाल का नाम लिए बगैर कहा कि 20 लाख लोगों के प्रतिनिधि का बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, ये भी आपातकाल है। तो कई तरह का यहाँ पर जिक्र हुआ है, न केवल बजट पर चर्चा हुई बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन बार बार यही सवाल कि तीखी नोकझोंक हो, बहसबाजी हो, लेकिन सिर्फ ये बहसबाजी उस तक ही हो कि हाथापाई की नौबत ना आए। लेकिन कल की जो नोकझोंक थी वो इस कदर बढ़ गई कि एक दूसरे पर हाथ उठाने तक की यहाँ पर नौबत बनती हुई नजर आई, जिसके बाद राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा, लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर आरोप, कहा कि विपक्ष बहस करने इसके बजाय प्रधानमंत्री को गाली देने में जुटा हुआ है। बजट पर बहस नहीं हो रही है बल्कि प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। ये
आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार पीएम को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बता दें कि विपक्ष लगातार बजट का विरोध कर रहा है। देखिए, इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे, जहां पर बजट पर बहस करने की बजाय विपक्ष प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, इसी बयान का विरोध विपक्ष की तरफ से किया गया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ ना तो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, ना ही गाली दी गई है। हम बजट पर ही बहस कर रहे हैं, हम बजट को लेकर ही कह रहे हैं कि बजट भेदभावपूर्ण है। बजट में कई बातों का जिक्र नहीं किया गया है, कई राज्यों की अनदेखी हुई है। इस बात का जिक्र लगातार कर रहा है विपक्ष, ये विपक्ष की तरफ से कहा गया है। लेकिन किरेन रिजिजू ने कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि इस तरीके से जो विपक्ष अपनी आवाज को उठा रहा है, सदन में सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बजट की बजाय पीएम मोदी पर चर्चा कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल, देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है दैनिक जागरण में और सबसे अहम चीज़ है कि ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें आप देखिए कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष टारगेट करता है, ऐसे में किरेन रिजिजू की संसदीय कार्य मंत्री, उनका ये कहना था कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को कोई भी गाली नहीं दी गई है। दरअसल जब से बजट पेश किया गया है तब से ही कई सारे हमने देखा कि विपक्षी नेताओं की ओर से ये आरोप लगाया गया कि विपक्ष में कई राज्यों की अनदेखी की गई है, सिर्फ मेहरबानी बिहार पर की गई है और आंध्र प्रदेश पर की गई है। ऐसे में किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि फिलहाल हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ इसी बात पर है कि प्रधानमंत्री को किस तरह से गाली देनी है। और ये भी देखिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है, विरोध के लिए कोई वजह नहीं है विपक्ष के पास। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट सत्र शुरू होने के पहले ही विपक्ष से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने का आह्वान किया। संसद किसी दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए होती है और सभी दलों के सांसदों को यह ध्यान रखना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि पीएम की नसीहत के बावजूद विपक्षी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। तो ये विपक्ष का कहना है कि आप अगर किरेन रिजिजू का ये कहना है कि अगर आप संसद आते हैं तो आपको यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाने हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा करना है, बहस करनी है। और इसमें सबसे अहम चीज ये हो जाती है कि वो ये जब आरोप लगाते हैं तो विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज जो है उसे उठाया जा रहा है। और विपक्ष का ये काम है, विपक्ष की ये बात है या विपक्ष का ये हक है कि वो ऐसे तमाम मुद्दों को उठाए जो कि सरकार गलत करती है या फिर जहां पर विपक्ष सहमत नहीं होता है। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और पेपर लीक का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पेपर लीक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चालू तो कुल पेपर लीक पर सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा यूपीएससी में नहीं हुआ पेपर लीक। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि 2 वर्षों में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। तो बिल्कुल देखिए, साफ कह दिया गया है कि यूपीएससी और एसएसपी की परीक्षाओं में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात का साफ साफ जिक्र किया है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। अब खुद जितेंद्र सिंह सामने आए हैं और उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दरअसल सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में ये बताया कि पिछले 2 सालों में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, तमाम परीक्षाओं का जिक्र यहाँ पर किया। परीक्षाएं आयोजित की गई है, पेपर लीक की कोई घटना सभी में सामने नहीं आई है। ऐसे में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी लिखा है जवाब में कि हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एनटीए ने 5 मई 2024 को पेन एंड पेपर मोड में नीट यूजी का आयोजन किया था। कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी
गलत आचरण के वजह से कुछ मामले सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया है कि समीक्षा के बाद विस्तृत जांच के लिए मामला 22 जून 2024 को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था और सीबीआई के हवाले करने के बाद पूरे ही मामले की गहनता से जांच की गई है। जांच में स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोगों की कमी रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिसकी मांग लगातार हो रही थी, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ हद तक गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी पता कर ली गई है, जिनकी वजह से गड़बड़ी हुई है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए नीट में जिस तरह से अनियमितताएं मिली थी उसके बाद से शिक्षा प्रणाली पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठने लगे थे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा किस ओर जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको याद होगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे आपको याद होगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये आंकड़े पेश किए और कहा कि अगर हम बात कर लें अपने देश के युवाओं की तो 51.25% युवा आज भी ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड तो है लेकिन उन्हें जॉब पर नहीं रखा जा सकता। यानी वो शैक्षिक हैं, उनके पास योग्यता है, लेकिन आप समझिए कि उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना फेल हो चुका है और पिछले 10 साल में आप समझिए कि अगर इस तरह के जो आंकड़े हैं वो वित्त मंत्री सदन में रखती हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो हमारे ऊपर लगता है, यानी एजुकेशन सिस्टम पर लगता है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक तरफ पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो रही तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, और तीसरी तरफ अगर पेपर लीक होने लगेंगे तो एजुकेशन सिस्टम लगातार सवालों के घेरे में आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक नियम का भी जिक्र उन्होंने किया है अपने जवाब में। जब वो जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब वो दे रहे थे, तो उन्होंने एक नियम का जिक्र किया है। वो नियम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया है, जिसे लागू कर दिया गया है और नियम भी अधिसूचित है। ये नियम फैब में बनाया गया था लेकिन इसको अभी हाल ही में लागू किया है। इस नियम का जिक्र किया है। इस नियम को लेकर के तमाम चर्चाएं भी हुई है कि इस नियम को पहले लागू करना चाहिए था। देखिए, जब हम एनटीए का जिक्र करते हैं तो तमाम ऐसी संस्थान है जो परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, लेकिन किसी भी संस्थान के पेपर लीक नहीं होते सिवाय एनटीए की। जब से एनटीए का गठन हुआ है, यानी कि 2018 से जब से एनटीए का औपचारिक ऐलान हुआ है, तब से ही अब तक जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई है, हर एक परीक्षा में धांधली हुई है, ऐसा आरोप लगातार एनटीए पर लग रहा है। अब जब एनटीए का खुल करके विरोध हो रहा था तो सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे थे कि सरकार एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि एनटीए पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रही न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि इस बार कोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को एक बार थोड़ी सी राहत की गुंजाइश नजर आई, फिर अचानक से उनकी राहत पर भी अड़ंगा डल गया, क्योंकि सीबीआई पहुंच जाती है तिहाड़ जेल में और पूछताछ की जाती है। उसके बाद सीबीआई उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लेती है। लगातार सुनवाई हो रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो सीबीआई मामले में केजरीवाल की हिरासत जो है वो बढ़ गई है। देखिए, अभी कहा जा सकता है कि एक लंबा वक्त हो गया है अरविंद केजरीवाल जेल में है, और ऐसे में ईडी से जहां उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी उसके बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है और उनकी जो हिरासत है उसे 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी के लिए इस दौरान आपने भी देखा होगा कि नया कार्यालय कल आवंटित कर दिया गया था कोर्ट की ओर से। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एक नया कार्यालय अलॉट कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले सीबीआई केस की, तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई गई। तीनों नेता गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अपने वकीलों के साथ हर हफ्ते
दो केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी पर कहा था और कहा था कि 2 बैठक करने की अनुमति दे दी गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि वो हफ्ते में ज्यादा बैठक करना चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी टीम के साथ सिर्फ 2 बैठकें कर सकते हैं हफ्ते में और इससे ज्यादा कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनकी न्यायिक हिरासत हर बार बढ़ती जाती है। उम्मीद आम आदमी पार्टी को होती है एक अलग रणनीति के तहत, जब भी सुनवाई होती है कोर्ट में, एक अलग रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी नजर आती है, लेकिन कोई भी रणनीति यहाँ पर कामयाब नहीं होती है, हर रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच खबरें कहीं ना कहीं ये भी मिल रही है कि जो जिद अरविंद केजरीवाल करके बैठे हुए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है। कई विधायक है, कई मंत्री ऐसे हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जेल में है, अभी न्यायिक हिरासत में उनकी बढ़ती जा रही है, जेल से बाहर नहीं मिल पा रहे, राहत नहीं मिल पा रही है, तो तब तक, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है, तब तक कमान किसी और को दे दी जाए, या फिर खुद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को भी कमान दे सकते हैं। बीच में सुनीता केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आई थी चुनाव के वक्त, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद सुनीता केजरीवाल को लेकर भी कोई चर्चाएं नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी अब शुरू होती हुई आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम बात कर ले सुनीता केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी में कहा जा सकता है कि मोर्चा जो है वो संभाल रही हैं, लेकिन इन सब का कितना असर होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा उस दौरान आम आदमी पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। कुछ खास क्या, ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना किसी भी लेवल तक आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा पाया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, और अगर आते हैं तो किस तरह से ये पूरा मामला जो है उसे जनता के सामने पेश करते हैं। बिल्कुल, और देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हम यहाँ पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें तो एक भी बार जमानत नहीं मिली है, वो लगातार कोशिशें कर रही है कि जमानत मिल जाए, लेकिन हर बार जब भी सुनवाई होती है, सुनवाई के वक्त उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो यूँ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे जिनके बलबूते पर आम आदमी पार्टी चल रही थी, वो अब मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नया ऑफिस भी आवंटित हुआ है। लुटियन जोन में मिला है नया कार्यालय आम आदमी पार्टी को। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नया कार्यालय आवंटित हुआ है। बिल्कुल, लुटियंस की दिल्ली में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार को बताया गया कि आप नया कार्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में बंगला नंबर 1 है आपका कार्यालय। पहले राउज एवेन्यू में स्थित था। हाईकोर्ट ने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को बृहस्पतिवार तक का समय दिया था। तो आम आदमी पार्टी के लिए नया कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय दिया है। पार्टी को मुख्यालय के लिए दिल्ली के रविशंकर शुक्ला लेन में बंगला नंबर 1 मिला है। बिल्कुल, नए कार्यालय की तस्वीरें भी सामने आई कल जब नया कार्यालय आवंटित हुआ। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी को लुटियन की नई दिल्ली में नया कार्यालय आवंटित किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि आपका नया कार्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में बंगला नंबर 1 है। आपका कार्यालय पहले राउज एवेन्यू में स्थित था। हाईकोर्ट ने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को गुरुवार तक का समय दिया था और कल गुरुवार के दिन फैसला ले लिया गया है, नया कार्यालय दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पहली बार बड़ा कार्यालय आम आदमी पार्टी को मिला, यानी कि कल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा दिन भी था और बुरा दिन भी था। बुरा दिन इसलिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, और अच्छा दिन इसीलिए कि पार्टी का दर्जा मिलने के बाद, बड़ी पार्टी का दर्जा मिलने के बाद, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पहली बार कार्यालय मिला है। बिल्कुल, देखिए लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हम पहले ऑफिस देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे, क्योंकि पता तो बदल गया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो 1 नंबर काफी शुभ होता है। अब ऐसे में ये देखना होगा आंचल कि ये 1 नंबर बंगला जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना शुभ रहता है। क्या इसका जो शुभ संकेत है वो अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता है या नहीं, क्योंकि
खासकर अगर हम देखें तो पिछले बार जो घर था जिसको आपने देखा होगा ऑपरेशन शीश महल जिसके लिए चलाया गया या फिर जिसको लेकर तमाम आरोप लगे थे वो शायद कुछ ज्यादा भाया नहीं और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही। अब आम आदमी पार्टी के लिए ये नया दफ्तर जो है ये कितना शुभ रहता है ये वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने विधायकों से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। सीएम योगी आदित्यनाथ नए सिरे से जनप्रतिनिधियों से मिलकर नाराजगी की वजह टटोलने में जुट गए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वजह टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि कई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है क्योंकि एक जांच कमेटी का गठन किया गया था बीजेपी की तरफ से ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसे में लगातार जांच की जा रही है, मंत्रियों से विधायकों से पूछताछ की जा रही है। बीते दिन भी योगी आदित्यनाथ ने एमएलएस के साथ मुलाकात की है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार हमारी गलती कहाँ रही है, चूक कहाँ रही है। जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ऐसे थे जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। एग्जिट पोल पर भी जो रिजल्ट दिखाए गए थे उससे बिल्कुल ही अलग लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए। उसके बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, उसे लेकर भी सरगर्मियां तेज हो रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को ना मिले। लगातार अखिलेश यादव ऑफर भी दे रहे हैं, मॉनसून सीजन ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है और कलह भी शुरू हो चुकी है बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हर मंडल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के तहत कल मेरठ के जो विधायक हैं, जो वहाँ पर सांसद हैं, वो लोग मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कब तक ये चिंतन मनन या ये मंथन जो है वो चलने वाला है, क्योंकि अब तक का जो मंथन चला है उसमें यही निकल कर सामने आया है कि अधिकारियों का कॉपरेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन भी नहीं था और इसी वजह से एक बड़ा रीजन ये रहा कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, शांति स्थापना पर चर्चा हुई है। हिंदुस्तान टाइम ने इस खबर को जगह भी दी है। आपको बता दें कि मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। लाओस की राजधानी वियनतियान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बयान में साफ कहा गया कि ये वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी की जुड़े शेष मुद्दों पर सिर्फ थी। समाधान करने को लेकर के चर्चा हुई, शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हुई, शांति स्थापित करने को लेकर के चर्चा हुई, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर केंद्रित रही। यानी कि तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, किस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती दी जा सके, शांति स्थापित की जा सके, उसे लेकर के ये चर्चा काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, खास मानी जा रही है। द्विपक्षीय ये वार्ता हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। द्विपक्षीय बैठक रही और बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि वार्ता दरअसल एलएसी से जुड़े शेष मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करने और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर केंद्रित करती है। और खासकर देखिए चीन जैसा देश जिसने कई बार हमने देखा है कि बॉर्डर एरियाज में किस तरह से हरकतें करी हैं, ऐसे में क्या स्थिति चीन से अच्छी हो पाएगी भारत की, क्योंकि दोनों देशों के विदेश मंत्री ने मुलाकात तो कर ली है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ अब खबरों में भी आगे बढ़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और पहली बार नहीं है कि जो नीतीश कुमार पर निशाना साधा हो, इससे पहले भी कई बार निशाना साध चुके हैं। दरअसल हाल ही में लालू यादव की मुश्किलें भी बढ़ी थी, मतलब कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जैसे ही दिल्ली एम्स से पटना वापस आते हैं लालू यादव, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। बजट भी हाल ही में पेश हुआ है, बजट को लेकर भी लालू यादव ने कई सारे सवाल उठाए हैं नीतीश सरकार पर।
बिल्कुल, देखिए लालू यादव की ओर से कहा गया कि बिहार की चिंता नहीं है नीतीश कुमार को। दिल्ली में दरअसल अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। गुरुवार को पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं वो केवल झुंझुना थमाने जैसी हैं। तो देखिए ये भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कि नीतीश कुमार ने पूरे तौर पर सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने और इसी वजह से बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ बहलाने का काम किया है बजट देने के नाम पर। हालांकि एक बहुत बड़ा बजट जो है वो बिहार के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ तक कि कई विपक्षी नेताओं को ऐतराज ये है कि सिर्फ बिहार पर मेहरबानी क्यों और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी क्यों। लेकिन सबसे अहम चीजें यहाँ ये समझना होगा कि क्या यहाँ पर यानी बिहार को या फिर आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल सकता है, क्या ये उन कैटेगरीज में फिट होता है। तो अगर देखा जाए तो कैटेगरीज में फिट नहीं होता है और इसीलिए ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था सरकार की ओर से भी कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। और इसी के साथ साथ देखिए स्पेशल पैकेज जो दिया गया है, अब विपक्ष की एक जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर नहीं है। कई नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार को ज्यादा पैसा दे दिया गया, यानी बिहार पर मेहरबानी क्यों। तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया है, जैसा कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कहा गया, जैसा कि राबड़ी देवी की ओर से कहा गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बजट के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश राजनीति का केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल, और ना केवल लालू यादव या फिर राबड़ी देवी बल्कि तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। ये बिहार को लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। अगर पूरे देश भर की बात करें तो राहुल गांधी भी सामने आए हैं, अखिलेश यादव भी सामने आए और कहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही इतनी मेहरबान सरकार इस बार क्यों हुई है, क्योंकि दोनों सहयोगी दल है, इसीलिए तो अपने अपने सहयोगियों का सोचा है, बाकी सब राज्यों से किस बात की दुश्मनी केंद्र को है। ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं झारखंड की खबर का। दरअसल झारखंड में दल बदल कानून के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दल बदल रोधी कानून के तहत 2 विधायकों को अयोग्य ठहराया। विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के लोबिन और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराया गया है। ये आदेश जारी किया गया है, यानी कि झारखंड में 2 विधायकों की विधानसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में सत्र के आगाज से पहले ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जहां पर 2 विधायकों को दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया है। विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई यानी आज से प्रभावी है। कल से ही देखिए झारखंड विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, यानी आज से सत्र का आगाज होगा। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया, यानी एक विधायक जेएमएम और एक विधायक कांग्रेस जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, गर्भपात कराना है या नहीं ये महिला का अधिकार है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कहा कि ये महिला का फैसला है कि वो गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या गर्भपात करना चाहती है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल की गर्भवती बलात्कार पीड़िता के मामले में कहा था। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने पीड़िता और उसके माता पिता को 32 सप्ताह के गर्भ में चिकित्सीय जोखिम के बारे में परामर्श देने के बाद गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दी। तो देखिए, गर्भपात कराना है या नहीं ये निर्णय लेना सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार है। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश कल जारी कर दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि इस अधिकार पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देगा। फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ बातचीत की जा सकती है, विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ महिला का ही होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये एक महिला का निर्णय है कि उसे अपना गर्भ समाप्त करना है अथवा नहीं करना है। ये किसी और का नहीं बल्कि उसे ही तय करना होगा। हालांकि वो परिवार वालों से विचार विमर्श कर सकती है अपना अंतिम फैसला सुनाने से पहले।
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीयू में पढ़ाई होगी अब महंगी, नए सत्र में फीस बढ़ा दी जाएगी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव की माने तो सत्र 2024-25 के लिए बीटेक पाठ्यक्रम की फीस 2,24,000 रुपए होगी, जो कि 2025-26 में बढ़कर के 2,35,200 रुपए हो जाएगी। 26-27 सत्र में बीटेक की फीस 2,46,960 रुपए होगी और सत्र 2027-28 में बीटेक की फीस 2,59,310 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। तो देखिए, ये बड़ा फैसला जो है वो डीयू प्रशासन की ओर से लिया गया है, यानी पढ़ाई महंगी हो जाएगी, आगामी सत्र में फीस बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ देखिए, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बच्चे रैगिंग करते हुए पाए जाएंगे उनका जो पढ़ाई है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनका जो कोर्स है उसे रद्द कर दिया जाएगा। बीटेक प्रोग्राम की फीस में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। रैगिंग करने वाले छात्रों का निलंबन करने का आदेश जारी किया गया है और ये भी कहा है कि जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी डिग्री रद्द की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव की अगर माने तो सत्र 2024-25 के लिए बीटेक की जो फीस थी वो 2,24,000 रुपए होगी। इसके अलावा 25-26 सत्र का जिक्र करें तो बढ़ करके ये फीस 2,35,200 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वर्ष 2026-27 सत्र में बीटेक की फीस 2,46,960 रुपये और सत्र 27-28 में बीटेक की फीस 2,59,310 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि साल दर साल हर साल फीस बढ़ा दी जाएगी। आगामी सत्र में ये फीस बढ़ेगी। एक बार फिर से स्टूडेंट्स पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, उनकी फीस बढ़ने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रस्ताव कल ही पारित किया गया है फीस बढ़ाने का। और जो आपको ये बता दें कि जो ये फीस बढ़ रही है ये मात्र बीटेक के स्टूडेंट्स की फीस बढ़ रही है। इसके अलावा तमाम नियम है, तमाम रूल रेगुलेशन को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे कि रैगिंग का जिक्र अभी चारुल कर ही रही थी कि रैगिंग को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। उन्हें भी जुर्माना, जो बच्चे रैगिंग करते हैं उन पर भी जुर्माना लग सकता है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि डिग्री रद्द कर दी जाएगी अगर रैगिंग के केस में इन्वॉल्व मिलते हैं कोई भी छात्र, और इसी के साथ साथ विद्यार्थी का निलंबन भी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर भारी बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में बारिश से ट्रेन और विमान सेवाएं प्रभावित हैं। इसके अलावा बारिश से भूस्खलन, अन्य 4 राज्य में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई। डेक्कन इलाके में अपना ठेला हटाने की कोशिश करते समय 3 लोगों को करंट लग गया और तहमिनी घाट सेक्शन में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुणे जिले में भारी नुकसान हुआ है। बचाव दल मलबा हटाने और सड़कों को फिर से खोलने के लिए काम कर रहे हैं। 3 लोग ऐसे रहे जो दरअसल खाने के ठेले को हटाने की कोशिश करते समय करंट उन्हें लग गया और उनकी मौत हो गई। एक अन्य घटना में पुणे कोलाड रोड पर भूस्खलन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। इसके अलावा लवासा में एक बंगले में मिट्टी धंसने के कारण 3 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश से हाल बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ तक कि आप ये समझ सकते हैं कि 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बारिश से मुंबई पानी पानी हो चुका है। इसी के साथ साथ असम में भी आप देखते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो जाती है। कई राज्य ऐसे हैं, बिहार भी उन राज्यों में शुमार है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यानी जिस मानसून का इंतजार हर कोई कर रहा था ताकि गर्मी से राहत मिल सके, वो मानसून अब आफत बनकर सभी पर कहर बरपा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात ओलंपिक्स की करते हैं। ओलंपिक्स में भारत की शुभ शुरुआत, सटीक निशाने के साथ तीरंदाज क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो देखिए आपको बता दिए, भारतीय मेंस तीरंदाजी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए सीधा क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। टीम ने शुरुआती संघर्ष के बाद जोरदार वापसी की है, तो सटीक निशाने के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तीरंदाजी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल में अपनी सीधी जगह बना ली है। टीम ने शुरुआती संघर्ष के बाद जोरदार वापसी की है। 2013 अंकों के साथ
तीसरा स्थान हासिल किया है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह बना ली है। महिला टीम ने चौथा स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर के भारतीय खिलाड़ियों की जो शुरुआत है वो काफी ज्यादा शुभ होती जा रही है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हुए नजर आते हैं। 117 भारतीय खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से निकलना है टोक्यो से आगे। बिल्कुल, देखिए 117 खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका एक लक्ष्य है कि टोक्यो से आगे निकलना है। टोक्यो में हमने देखिए 6 मेडल्स जीते थे और पिछली बार अगर हम बात कर लें तो 7 मेडल्स भारत ने जीते थे ओलंपिक्स में, और इस बार कोशिश यही है कि इससे आगे निकलना है। कम से कम डबल डिजिट तक तो भारत अपना ये जो लक्ष्य है इसे आगे बढ़ा सके। और ऐसे में भारत को अगर हम कहें तो इस बार काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, और खासकर पिछली बार जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन नीरज चोपड़ा की ओर से किया गया था, उसके बाद युवाओं से और ज़्यादा आस जो है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ देखिए भारत को गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा के द्वारा, और तब से एक कहा जा सकता है कि जो उम्मीद जो थी वो बढ़ भी गई थी, और इस बार और ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और महिला खिलाड़ी जो हैं उनसे भी उम्मीदें हैं। अब ये 117 भारतीय जो हैं इनके लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। कल हमने बनारस में देखा था कि अस्सी घाट पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो देखने को मिला था। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। पीएम मोदी की तरफ से साफ ये कहा गया है कि आप अपना अच्छा कीजिए, हार जीत का फैसला बाद में है, लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आप मैदान में पहुंचते हैं तो वहां की व्यवस्थाओं पर जरूर नजर डालिए, जो कि आगे आने वाले वक्त में आप सभी के काम आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।